बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डुअल नेचर वन शॉट। पूरा खत्म कर देंगे एक वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं सारे कॉन्सेप्ट कवर कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, सारी डेरिवेशंस भी कराऊंगा। तो सब कुछ आपको कवर होने वाला है, यानी फुल चैप्टर ऑल इन वन शॉट, सब कुछ मिलेगा एक क्लास के अंदर। तो इस टॉपिक को, इस चैप्टर के हर टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा मेरे साथ। वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप नहीं होना चाहिए, शुरू से अंत तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं अरविंद सर, मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। तो आसान भाषा में फिजिक्स पढ़ने के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, कुछ बच्चों का रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका अगर उनको पीडीएफ मिल जाए तो आसानी होगी। तो पीडीएफ आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। अरविंद एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा और वहां पर आपको ये कोर्स बड़ा बड़ा लिख दिया है, क्लास 12 फ्री पीडीएफ नोट्स दिख जाएगा। यहां पर इसका मैंने जो प्राइस है बहुत ही 12 लाख कर दिया है, जैसे गलती से कोई बच्चा ले ना ले। और इसके अंदर जितनी भी पीडीएफ है वो अनलॉक है, क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगी, अपनी पढ़ाई के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, यानी पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहली चीज होती है वर्क फंक्शन। देखिए, वर्क फंक्शन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी जो चर्चा है उसमें वर्क फंक्शन हर जगह मिलेगा आपको डुअल नेचर में। तो होता क्या है कि जो मेटल्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन वो मेटल को छोड़ के निकल नहीं सकते। क्यों नहीं निकल सकते? ये मान लीजिए मेटल है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर मान लीजिए घूम फिर रहा था, यहां जा रहा था, यहां जा रहा था, फ्री इलेक्ट्रॉन फिर यहां जा रहा था, बढ़िया। लेकिन जब ये बाहर निकलने की कोशिश करता है कि हम जब मेढक की तरह कूद के बाहर निकल जाएं, तो जैसे ही वो निकलने जाएगा, इधर से एक मेटल से इलेक्ट्रॉन निकला तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई जो बाहर गया। तुरंत ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इसको खींच लेता है वापस, एकदम मेढक की तरह इंसेक्ट को खटाक। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बाबूजी अपने आप निकल के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही जाएंगे पॉजिटिव होगा, वापस खींच लेगा। तो इन इलेक्ट्रॉन को, इस मेटल को छोड़ने के लिए कोई मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी। जो एनर्जी मिल जाए तो ये इसको खींच ना पाए और ये निकल जाए, उसी मिनिमम एनर्जी को बोला जाता है वर्क फंक्शन। और एग्जाम में पूछा जाए तो ये मैंने 2-3 लाइनें इसी बात की लिख दी हैं, जैसे आप आसानी से लिख पाए। देखिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन to just escape from the metal surface is called work function of the metal। यानी वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल क्या रहा, वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए होगी इस मेटल को छोड़ के जाने के लिए, वो है वर्क फंक्शन। बात कितनी आसान है। ठीक, अब ये जो वर्क फंक्शन होता है ना, ये वर्क फंक्शन को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू नॉट से। कई किताबों में डब्ल्यू नॉट है और कई बुक्स के अंदर फाई नॉट रहता है। तो जो भी सिंबल आपको पसंद आए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वर्क फंक्शन है वो कुछ दो बातों पे स्पेशली बड़ा डिपेंड करता है। एक तो नेचर ऑफ द मटेरियल, ये किस चीज का है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, सीजियम है, कोई और चीज है। अलग अलग मेटल्स के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि इसकी सरफेस के हालात क्या हैं। मान लीजिए आपने कोई कोटिंग कर दी है, पॉलिश कर दी है, तो उससे भी वर्क फंक्शन आपका बदल जाता है। तो नेचर ऑफ मेटल और इसके सरफेस के नेचर पे वर्क फंक्शन आपका डिपेंड करता है। वर्क फंक्शन को डिनोट करते हैं डब्ल्यू नॉट या फाई नॉट से, ये मैंने आपको बताया, जो भी सिंबल आप यूज करना चाहें। और इसकी एनर्जी को हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए जो ये लिबरेट हो जाए या इस मेटल को छोड़ के चला जाए, जिसे आप वर्क फंक्शन बोल रहे हैं, उसके एनर्जी को नॉर्मली इन जनरल हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करेंगे। तो ये बात आपकी पकड़ में आ गई होगी कि अपने आप इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्यों नहीं जा पाता, और अगर छोड़ के जाना ही है तो उसको जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी उसे ही वर्क फंक्शन बोल रहे हैं। डब्ल्यू नॉट फाई नॉट डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, इसका जो सरफेस का हालात और साथ में मेजर करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेजर इस एनर्जी को। अब इलेक्ट्रॉन एमिशन की बात करते हैं कि भैया किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को जब निकालते हो ना तो उसे बोलते हो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का प्रोसेस
कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। अब ये इलेक्ट्रॉन को जो मेटल से निकालने का तरीका है वो बेसिकली इन जनरल 4 तरीकों से निकाला जाता है। ये भी आपके एग्जाम में बोर्ड में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं वो 4 तरीके कौन से हैं। मैंने एक एक करके फोटो तक बना दी है। पहला तरीका है थर्मियोनिक एमिशन। ये थर्मियोनिक एमिशन का मतलब है कि किसी मेटल के पास आप एक बल्ब जला देते हैं काफी तगड़ा वॉट का, वो इसको गर्मी देता है, थर्मल एनर्जी, और उस वजह से इलेक्ट्रॉन गर्मी पाके, हीट पाके, एनर्जी पाके मेटल को छोड़ के चले जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इस समय ड्यू टू दिस हीट, उनका नाम स्पेशल रख देते हैं थर्मो इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि हम लोग पहचान सकें कि भैया किस कांड के तहत ये बाहर आया है ना। तो थर्मो इलेक्ट्रॉन्स एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है? फील्ड एमिशन। अब फील्ड एमिशन में क्या होता है कि हम मेटल के आगे बहुत तगड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, मतलब जबरदस्ती निकाल लेगा कि तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि फोर्स लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर। तो F इजिकल टू क्यू ई आप पढ़ ही चुके हैं। तो ये खींच के बाहर निकाल लेगा जबरदस्ती। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए वो काफी तगड़ी होनी चाहिए, 10⁸ वोल्ट पर मीटर की चाहिए। वेरी स्ट्रॉन्ग। ये खतरनाक मेथड है क्योंकि आप जबरदस्ती मेटल से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, वो ऐसे देना नहीं चाहता, तो जबरदस्ती कर रहे हैं। तो मेथड थोड़ा खतरनाक होता है, लेकिन फिर भी ये मेथड है इलेक्ट्रॉन के निकालने का। अब हम थर्ड मेथड की बात करते हैं। जो तीसरा मेथड है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जिसकी पूरी चर्चा हम यहां करते हुए पाए जाएंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होता है कि मेटल के सामने, मेटल पर आप यूवी रेज भेजते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज। ये जब हिट करती है मेटल को तो एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन्स को और वो निकल लेते हैं मेटल से। ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ड्यू टू दिस अल्ट्रा वायलेट रेज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तहत, उसका नाम रखा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इसे बोलेंगे पूरे को। और जो इलेक्ट्रॉन बाबूजी निकल रहे हैं इनका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। नंबर चौथे की बात करते हैं सेकेंडरी एमिशन। अब सेकेंडरी एमिशन में क्या करते हैं कि मेटल पर एक इलेक्ट्रॉन को टक्कर मरवाते हैं, तो ये दूसरा जो यहां पर बैठा था इलेक्ट्रॉन वो टक्कर खाता है और वो निकल लेता है। यानी कोई चीज आके लड़ी हमसे और हम दौड़ पड़े, ऐसा कुछ चक्कर। तो एक इलेक्ट्रॉन हिट करने वाला जिसको हिट कर रहा है, ये जिसको हिट करेगा वो खुद से बाहर आ जाएगा, तो इसे बोलोगे सेकेंडरी एमिशन। तो इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 4 आपके मेथड्स होते हैं जो आप किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, और मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने का जो फिनोमिना है, जो प्रोसेस है, उसी को आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। 4 तरीके हैं, एग्जाम में आए तो मोहब्बत से लिख दीजिएगा। बहुत सरल है, देखिए कितने आसानी से हम बता रहे हैं, फोटो बना बना के एकदम आपको पूरा समझ में आ जाएगा। वीडियो पूरा देखते रहिए, हर चीज क्लियर होगी। अच्छा, ये छोटी सी बात कि आपको अपडेट्स के लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप जो मेहनत कर रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में हो और 95-97% मार्क्स आप ला पाए, क्योंकि सीबीएसई काफी तब्दील चेंजेस करता रहता है, तो उन चेंजेस को आप पता कर सकें कि आपको अब कैसी स्ट्रेटजी अपनानी है। तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अच्छा, पढ़ाई की तरफ वापस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? अभी हम वर्क फंक्शन देखे, इलेक्ट्रॉनिक एमिशन की बात की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है कि द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस। ये एक मेटल सरफेस है, इससे इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से जो निकलेगा, कब? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक सुटेबल हाई फ्रीक्वेंसी की डाली जाएंगी। इस फिनोमिना को आप बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एग्जाम में अच्छी भाषा में कैसे लिखें? तो 2-3 लाइनें मैंने यहां पे लिख दी हैं, वही चीज फोटो बनाइए जिसे फट से समझ जाए। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ये लिखने को ये पूछ लेते हैं कि भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, बताओ। तो क्या होता है, देखिए, द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस। इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने की घटना। When electromagnetic radiation of sufficiently high frequency, when electromagnetic radiations of sufficiently high frequency are incident on it, it is called photoelectric effect. ये यहां पर suitable high frequency क्यों लिख रहे हैं, इसकी चर्चा अभी आप आगे करेंगे, मेरे साथ समझेंगे। एक टर्म आएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। तो
इसीलिए यहां बोला जाता है सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी होती है उससे कम की फ्रीक्वेंसी डालेंगे तो कभी भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होते। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे जाने पर कभी इलेक्ट्रॉन एमिट ना हो उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसीलिए यहां पर वर्ड यूज किया जा रहा है सुटेबली या सुटेबल हाई फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर ही एमिट होंगे। तो ये बहुत ही सरल मामला है, आप समझ गए होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना जब आप यूवी रेज डालते हैं सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी की, इस पूरी घटना को, फिनोमिना को, इवेंट को आप बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इनका स्पेशल नाम रख देते हैं पहचानने के लिए, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब आपके कोर्स में कई टीचर्स इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन आपके कोर्स में है, मैं स्किप नहीं करूंगा। कुछ ऑब्जर्वेशंस आपके कोर्स में है, तो वो ऑब्जर्वेशन मैं आपको फटाफट बताता हूं। पहला है हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, फिर हर्ट्ज एंड लिनोर्ड्स ऑब्जर्वेशन। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या किया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जानना जरूरी है। सबसे पहले हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये आपके कोर्स में अब नहीं है, आज से 3-4 साल पहले रहा करता था, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन कैसे होता है उसका सेटअप है। यहां पर जो समझने वाली बात है कि जब हर्ट्ज ये शो कर रहे थे, क्योंकि हर्ट्ज ने ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को असल में एक्सपेरिमेंटली में शो करके दिखाया था, है ना, ये पहले बंदे थे। अब यहां पर इन्होंने एक सेटअप किया था, हाई इंडक्शन कॉइल, काफी वोल्टेज डिफरेंस तगड़ा लगाते हैं दो प्लेटों के बीच में, और ये दो गोले बॉल्स थी मेटल की। अब जब हाई वोल्टेज लगाते थे तो ये काफी पास होती थी, दो बॉल्स मेटल की, ये आपस में स्पार्किंग करती थी। स्पार्किंग समझते हैं? स्पार्किंग करने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होती थी, और ये रिसीवर था उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पहचानने के लिए। इतना ही जान लीजिए काफी है। अब हर्ट्ज ने क्या देखा, भाई ये जो स्पार्किंग हो रही है ना, इसका मतलब क्या है कि किसी एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी प्लेट पे जा रहे हैं। स्पार्किंग का मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई एक झटके में, एक इंस्टेंट के लिए। तो इलेक्ट्रॉन तो मूव करेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। तो यहां एक बॉल से दूसरी बॉल की तरफ इलेक्ट्रॉन भागे तो आपका स्पार्किंग हुई। अब इन्होंने क्या देखा कि जो एमिटर प्लेट थी, ये एमिटर का मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकालने वाली है, एमिट करने वाली है, उस प्लेट के आगे एक यूवी लैंप लगा दिया। अगर अल्ट्रावायलेट लैंप लगा दिया तो ये स्पार्किंग और आसानी से होने लगी, बढ़ गई। अगर बढ़ गई तो इसका मतलब क्या है कि जो पहले इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो अब ज्यादा मात्रा में आसानी से निकलने लगे, है कि नहीं? तो यहां पर स्पार्किंग आपको जल्दी मिली और आसानी से मिल गई। अब ये जो एक्सपेरिमेंट किया था हर्ट्ज साहब ने, ये किया था आपने 1887 में। उस समय इलेक्ट्रॉन खोजे नहीं गए थे, तो इलेक्ट्रॉन खोजे गए हैं 1897 में। तो इन्होंने इसका नाम दिया कि निगेटिव पार्टिकल निकलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पिक्चर में था ही नहीं। हम इलेक्ट्रॉन इसलिए नाम लिए कि आप समझ जाएं फट से, है ना। तो ये 1887 में हर्ट्ज ने सबसे पहले ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक्सपेरिमेंटल सेटअप था शो करने के लिए। तो ये इसका ऑब्जर्वेशन कोर्स में है आपके, और मैंने आपको प्यार से समझा दिया। अब देखते हैं दूसरे साइंटिस्ट जो और लोग थे उनका ऑब्जर्वेशन क्या रहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझते हुए। तो हल्वर्स एंड लिनर्ड्स ऑब्जर्वेशन, इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रोस्कोप लिया। ये इलेक्ट्रोस्कोप लगा हुआ है। अब इलेक्ट्रोस्कोप पे अगर चार्ज कोई आप दोगे, सेम चार्ज, अगर प्लस प्लस तो फैल जाती हैं टांगें इसकी, और अगर माइनस सेम चार्ज आएगा तो फैल जाएंगी। तो खैर, इलेक्ट्रोस्कोप इस काम में आता है कि वो पता करता है आइडेंटिफिकेशन कि किसी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं, मोटे तौर पे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कि ये एक जिंक प्लेट आप कनेक्ट कर दी इलेक्ट्रोस्कोप से, और इस पे जिंक प्लेट पर यूवी रेस फॉल कराई, मतलब यूवी रेज इस पे हिट कराई, और देखा क्या घटना घट रही है। तो उन्होंने देखा कि अगर ये इलेक्ट्रोस्कोप शुरुआत में नेगेटिव चार्ज था तो वो अनचार्ज हो गया। अब कोई भी चीज नेगेटिव चार्ज हो और अनचार्ज हो जाए तो उसका मतलब क्या है कि जो नेगेटिव पार्टिकल्स थे वो इसको छोड़ के चले गए, तो वो अनचार्ज हो गया, यानी जीरो चार्ज हो गया, तभी तो हो जाएगा अनचार्ज। अच्छा, यानी नेगेटिव पार्टिकल निकले। दूसरी, अगर ये पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव चार्ज में पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया। मतलब पॉजिटिव चार्ज कब बढ़ता है, जब इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाए। इसका मतलब है यहां भी ये बात साबित हो रही है कि इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के जा रहा है। तीसरा, अगर ये अनचार्ज था, कोई चार्ज नहीं था, और यूवी रेस पड़ी, तो यहां पर क्या दिखाई पड़ा कि ये
पॉजिटिवली चार्ज हो गया। कोई भी बॉडी कब पॉजिटिवली चार्ज होती है? जब इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाए। यानी तीनों बातें क्या संकेत दे रही थी कि यहां से या इस वाली प्लेट से इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है। तीनों घटना। अब क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन खुजा नहीं था, इसलिए इन्होंने नाम दिया कि सम नेगेटिव पार्टिकल्स लीविंग दिस प्लेट, और दिस प्लेट इज एमिटिंग सम नेगेटिव पार्टिकल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 1897 में पिक्चर में आया। तो आप समझे ये एक्सपेरिमेंट, हेल्महोल्ट्ज एंड लिनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। एक इलेक्ट्रोस्कोप जिंक प्लेट के साथ यूवी रेस फॉल कराना, नेगेटिव चार्ज है तो अनचार्ज हो जाना इस प्लेट का, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का बढ़ जाना, अगर अनचार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाना। ये सब पॉसिबल कब है? जब इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकले, और जो निकल रहे हैं उसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं। ये भी बात अब इनका ऑब्जर्वेशन भी कोर्स में है, जो कि एग्जाम में आ चुका है, आता है, वो भी मैंने आपके साथ क्लियर कर दिया। अब देखिए यहां पर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया फोटो इलेक्ट्रिक करंट को पकड़ने के लिए। उसको भी मैं समझा देता हूं। इन्होंने क्या किया कि एक प्लेट ली, जिस प्लेट को ये कैथोड प्लेट बोल रहे हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, और ये एक प्लस प्लेट ले ली जिसे कलेक्टर प्लेट बोलते हैं, या आप उसको कह लीजिए एनोड प्लेट है। अब ये पूरी सिस्टम को क्वार्ट्ज बल्ब में डाला। क्वार्ट्ज बल्ब का मतलब है शीशे का एक बल्ब ले लिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया, जैसे कि इलेक्ट्रॉन निकले तो एयर मॉलिक्यूल से टकराए नहीं, वैक्यूम क्रिएट कर दिया। और निगेटिव वाले को ये निगेटिव टर्मिनल से, और ये पॉजिटिव को ये पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, और एक माइक्रो एमीटर लगा दिया, जिससे ये पहचान सकें कि कब इसमें करंट फ्लो हो रही है और कब नहीं हो रही है। अब इन्होंने क्या किया कि यूवी रेज इस पे फॉल कराई, इस प्लेट पर। तो जैसे ही फॉल कराई, आपने देखा कि करंट फ्लो करना चालू कर दी। करंट फ्लो करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां जा रहे हैं, तभी तो करंट फ्लो ही होगी। तो जैसे ही आपने यूवी रेस फॉल कराई, करंट फ्लो होने लगा। बहुत खुशखबरी। अब उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही यूवी रेस फॉल करनी बंद कर दी आपने इस पे, वैसे ही करंट जीरो हो गई। अब शो इसका मतलब क्या है कि यूवी रेस डाल रहे थे तो करंट थी, और यूवी रेस नहीं डाल रहे हो, स्टॉप कर दिए हो, तो करंट नहीं है। इसका मतलब है कि करंट फ्लो करने के लिए ये यूवी रेस जिम्मेदार है। तो यूवी रेस क्या कर रही हैं? नेगेटिव पार्टिकल को एमिट कर रही हैं, क्योंकि इससे आपको डायरेक्शन ऑफ करंट भी मिल जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि नेगेटिव पार्टिकल ऐसे चल रहे हैं। और नेगेटिव पार्टिकल ये क्यों बोल रहे थे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो 1897 में आया है। ये क्लियर यहां पे हो जाता है। आफ्टरवर्ड्स नेगेटिव पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो 1897 के बाद इन नेगेटिव पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया, क्योंकि वो डिस्कवरी हो गई उनकी। तो रीजन ऑफ करंट क्या था? यूवी एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एमिटर। इस एमिटर से यूवी रेज फॉल की तो इलेक्ट्रॉन निकला। These इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड बाई पॉजिटिव कलेक्टर। ये जो पॉजिटिव प्लेट है, इन इलेक्ट्रॉनों को इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो ये पहुंचे, करंट कंप्लीट की। दिस करंट इज कॉल्ड दी फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इस करंट का नाम धर दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बढ़िया। ये ऑब्जर्वेशन भी आपके कोर्स में था और शानदार तरीके से हमने डिस्कस किया। ये सारे ऑब्जर्वेशन पूछे जाते हैं। आजकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये क्लैरिटी नहीं होगी तो अटक जाएंगे। तो ध्यान से एक एक टॉपिक को पूरा इस वीडियो के साथ क्लियर कर लीजिएगा, जैसे आपके नंबर 95 आ सकें। अब हेल्महोल्ट्ज एंड लिनार्ड ऑब्जर्वेशन में एक चीज उन्होंने और कमाल की देखी। इन्होंने ये देखा कि यहां पर जो ये यूवी रेस डाल रहे हैं, अगर इसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से नीचे की फ्रीक्वेंसी हम डालें तो कोई इलेक्ट्रॉनिक एमिशन नहीं होता। कोई फ्रीक्वेंसी मान लीजिए इसके लिए एक आई, एक्स मान लीजिए 10, मान लीजिए आसान भाषा 10 हर्ट्ज। 10 हर्ट्ज अगर डाल रहे हो तो एमिशन हो रहा है, और 10 से नीचे 9.9 डाली तो एमिशन बंद हो गया। फिर उसके बाद आप कितनी देर भी डालो कोई एमिशन नहीं हो रहा है। तो वो फ्रीक्वेंसी जो कम से कम रिक्वायर्ड है एमिशन के लिए, उसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहां पर क्या हो गई? 10। यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे फ्रीक्वेंसी की अगर यूवी रेज आप डालेंगे तो कभी भी इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। ये दिमाग में ठूंस लीजिए, क्योंकि ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक्सप्लेन कीजिए। तो ऑल्सो ऑब्जर्व दैट व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट was less than a certain frequency minimum value called the threshold frequency, no photo
इलेक्ट्रॉन्स वर एमिटेड एट ऑल। यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट आप डालेंगे तो एक भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। बढ़िया। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में फिर से डेफिनेशन है जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि सफिशिएंटली हाई फोटो यूवी रेज आप डालिए एक मेटल पे, वहां से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा इस पूरी इवेंट को आप बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। बस बात खत्म। अब ये सेटअप ये भी बोर्ड में पूछा गया है, देखिए बोर्ड वाले कुरेद कुरेद के सब पूछ रहे हैं आजकल। ये क्या है, अब हम लोग जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट का गहन अध्ययन करने, एनालिसिस करने। उसके लिए एक सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया गया। ये सेटअप भी एग्जाम में पूछते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए जो सेटअप था उसको सेटअप बना दीजिए विद क्या बोलते हैं लेबलिंग, वो नामकरण करते हुए। तो इसको भी समझना जरूरी है कि ये सेटअप में क्या चीज की गई है। बढ़िया। तो ये जैसा हेडिंग पड़ी है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके लिए सेटअप है ये। तो जो बातें लिखी हैं पढ़ के फोटो में समझाता जाऊंगा जैसे क्लैरिटी से आपसे समझ में आ जाए। तो सेटअप कंसिस्टेड ऑफ एन इवैल्यूएटेड ग्लास क्वार्ट्ज ट्यूब व्हिच इंक्लोजेस ए फोटो सेंसिटिव प्लेट सी एंड अनदर मेटल ए। ये एक ग्लास ट्यूब है, देखिए क्वार्ट्ज की बनी हुई विंडो है और इसमें दो प्लेटें ली गई हैं, सी और ए। सी है एमिटर प्लेट या कैथोड कह लीजिए, ए है कलेक्टर प्लेट या फिर एनोड कह लीजिए। दो प्लेट्स हैं, इसके अंदर वैक्यूम है, ग्लास क्वार्ट्ज विंडो आगे लगाई गई है। दूसरी क्वार्ट्ज विंडो इज ग्लास इवैक्यूएटेड का मतलब होता है अंदर वैक्यूम कर दिया गया है, सारी हवा खींच ली गई है। और एक क्वार्ट्ज विंडो दे दी गई है जहां से यूवी रेज डालें तो रेज उसके अंदर इंटर कर सकें आसानी से और जो कलेक्टर या कैथोड, जो एमिटर प्लेट है या जो कैथोड है उस पर हिट करके इलेक्ट्रॉनों को निकाल सकें। दूसरी प्लेट जो प्लेट ए है इसको बोलते हैं एनोड या कलेक्टर। ये इसे कलेक्टर इसलिए कि इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करेगी, और सी वाली इलेक्ट्रॉन एमिट करती है इसलिए एमिटर बोलते हैं। दूसरा सी से आप कैथोड भी कह सकते हैं, ए से आप एनोड भी कह सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा, ये भाषा इस्तेमाल होगी, एमिटर, कलेक्टर, कैथोड, एनोड, है ना। उसके बाद क्या किया कि इन दो प्लेट्स को हमने हाई टर्मिनल हाई टेंशन बैटरी से जोड़ा और जोड़कर पोटेंशियल डिवाइडर में हमने इस कैथोड प्लेट को सेंटर पे लगा दिया, मिड में, ये पोटेंशियल डिवाइडर के। और इसमें कलेक्टर प्लेट में एक हमने माइक्रो एम्पियर मीटर लगाया जैसे करंट नाप सकें। इसके बीच में एक वोल्ट मीटर लगाया जैसे इन प्लेट्स के बीच का वोल्टेज नाप सकें। और ये यहां पर ले देके इसको एनोड को यहां कनेक्ट कर दिया। अब यहां पर ये जो कैथोड था ये मिड पॉइंट पे क्यों लगाते हैं, क्योंकि इस वाले जो कलेक्टर का कनेक्टर है उसको हम ऐसे घुमा सकते हैं आगे पीछे। अगर आप इससे राइट हैंड साइड, जैसे पॉजिटिव वाला कनेक्टेड है ना, इससे इधर नेगेटिव, अगर इससे आप राइट साइड हो तो ये प्लेट इस समय पॉजिटिव नेचर की हो जाएगी क्योंकि इससे ज्यादा पोटेंशियल है। और इसको अगर घुमाकर इधर ले आओगे इससे इधर, तो इससे कम पोटेंशियल तो नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगी। और ये फ्रीडम हमको चाहिए इस एक्सपेरिमेंट में कि हम इस कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल सी के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव भी कर सकें और निगेटिव भी कर सकें। ये दोनों हम लोग एनालाइज करेंगे तो दोनों की फ्रीडम मिले, इसलिए इस कलेक्टर प्लेट को मिड पॉइंट पर अटैच करते हैं पोटेंशियल डिवाइडर के, और ऊपर वाली जो कलेक्टर प्लेट है उसको इसकी रिस्पेक्ट में राइट या लेफ्ट लेके प्लस वोल्टेज या माइनस वोल्टेज किया जा सकता है। ये हो गई कहानी इसकी। और ये हाई टेंशन बैटरी देखिए लगी हुई है जिससे आप कहानी करेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, बाकी बातें आप इसमें समझ गए। ये इसका सेटअप था। इस सेटअप की प्रैक्टिस कर लीजिएगा बना के, जैसे एग्जामिनेशन में आए तो प्यार से आप इसको टैकल कर सके। उम्मीद है आप पूरी क्लैरिटी पकड़ पाए। अब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बाद खेल शुरू होगा, हाँ, बाजीगर। तो बाजीगर वाला खेल में इस फिल्म के 3 हीरो हैं। अमर, अकबर, अंथोनी। पिक्चर तो आपने देखी नहीं होगी, ये काफी पुरानी है मजेदार। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप की हम बात कर रहे हैं जिसमें 3 खिलाड़ी हैं, इंटेंसिटी और पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स एंड फ्रीक्वेंसी। इन तीनों के इफेक्ट को एक एक करके हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में एनालाइज करने वाले। अच्छा, अब इसको आसान भाषा में बताने के लिए, जैसे आप बिल्कुल कनेक्ट कर जाएं, हम थोड़े सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए जो इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं जिसको आई से दिखा रहे हो, यहां पर ये जो सोर्स है ना,
इस सोर्स की इंटेंसिटी की बात की जा रही है। समझ लीजिए जो सोर्स है ये बल्ब है, आपके घर में जो बल्ब लगा होता है। अगर इसकी इंटेंसिटी हमको बढ़ानी है तो 100 वाट की जगह 200 वाट का बल्ब लगा देंगे, और बढ़ानी तो 500 वाट का लगा देंगे। यानी इस बल्ब को अगर हम वाट बढ़ाते जाएं तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो हम देखेंगे इंटेंसिटी बढ़ा घटा के कि क्या फर्क पड़ता है, अभी हम देखेंगे। एक मामला ये हो गया। दूसरा मामला है पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स। तो इन प्लेट्स की हम बात कर रहे हैं, कलेक्टर, एमीटर एंड कलेक्टर, कैथोड या एनोड की। तो ये एमीटर, ये कलेक्टर, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल प्लस और माइनस करके इसका इफेक्ट देखेंगे कि हमें क्या कांड होता हुआ दिख रहा है। और तीसरी बात हमारी कि ये जो सोर्स बल्ब है इसके फ्रीक्वेंसी बदल के देखेंगे। फ्रीक्वेंसी बदलने का मतलब ये समझ लीजिए लाल पीला नीला रंग करेंगे, ये लाल कलर की लाइट, पीले कलर की, नीले कलर की, जैसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो, और फिर हम एनालाइज करें कि ये टोटल घटना इसमें हो क्या रहा है। तो 3 खिलाड़ी आ गए, ये तीनों खिलाड़ी को एक एक करके एनालाइज करेंगे। जब भी हमको एक खिलाड़ी के बारे में एनालिसिस करनी होती है, बाकी 2 खिलाड़ी को हम इसमें फिक्स करते हैं, तभी तो उसके असर को नाप पाओगे। अगर कोई काम 3 लोग मिलकर कर रहे हैं सपोज, तो अगर आप ये जांचना चाहते हैं कि इसका असर कितना है, तो बाकी 2 को कांस्टेंट कर दो कि भाई तुम बदलो नहीं, इसको घटाए बढ़ाए हो, चेक करें। फिर बीच वाले को करना है तो बाकी दोनों को कांस्टेंट कर दो, बीच वाले को कांड करो। ठीक, तो आप ये समझ पाए। तो ये बल्ब जो है वो इंटेंसिटी का मतलब है 100, 200, 500 वाट करना। कलर बदल रहे हो तो समझ लो फ्रीक्वेंसी चेंज करना। और तीसरा हीरो, इन दोनों प्लेट्स के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस को बदलना। एक बार पॉजिटिव करना इस कलेक्टर प्लेट को विथ रिस्पेक्ट टू एनोड, विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड या एमिटर, और एक बार निगेटिव करना। आइए समझना शुरू करते हैं, खेल होता है शुरू। तो यहां पर इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, देखिए हमने कहा ना 3 हीरो हैं, हर हीरो का असर ढूंढना है, तो हमें इंटेंसिटी का असर ढूंढना है। तो हम बाकी दोनों चीजों को फिक्स रखेंगे। फिक्स फ्रीक्वेंसी मतलब अगर लाल कलर का बल्ब लिया है रेड कलर का, तो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट वही रेड कलर का बल्ब लेके चलेंगे, रंग नहीं बदलेंगे। दूसरा फिक्स्ड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, इसके बीच में जो अगर इसको पॉजिटिव कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इसलिए एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इसका नाम रखते हैं। इस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, यानी इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है प्लेट्स में उसको भी चेंज नहीं किया जा रहा है। चेंज किसको कर रहे हैं? इस बल्ब की इंटेंसिटी को 100 वाट की जगह 200 वाट, 300 वाट, 500 वाट, 1000 वाट कर करके देखेंगे क्या घटना घट रही है। ठीक, तो इंटेंसिटी नॉट फिक्स्ड, फ्रीक्वेंसी एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज फिक्स्ड। जब आप ये करते हैं तो आप क्या देखते हैं, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैपिटल आई से शो करते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक करंट को स्मॉल आई से, क्योंकि दोनों आई हैं इसलिए स्मॉल कैपिटल कर देते हैं, पकड़ पाइए। तो जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं, ये देखिए जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपकी करंट भी बढ़ती जा रही है, ज्यादा इंटेंसिटी पे ज्यादा करंट। तो यहां पर आई इज स्मॉल आई इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आई हो जाता है। यानी इंटेंसिटी बढ़ाने पर 100 वाट की जगह 200 वाट, 300 वाट, 500 वाट करते जाओगे तो ये जो करंट आपको निकल के मिल रही है ये करंट भी बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, ये कैसे बढ़ती है? ये ऐसे बढ़ती है कि जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट टाइम वो ज्यादा निकलते हैं, वो इस करंट से नप जाता है। ज्यादा करंट होने का क्या मतलब है कि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड या पर यूनिट टाइम ज्यादा निकल रहे हैं, वही तो करंट होती है। तो ये बात यहां पे दिखाई पड़ गई और इस बात को दिमाग में रख लेंगे, ये स्मॉल आई इज प्रोपोर्शनल टू आई। ये जो ग्राफ है ये बहुत ही सरल ग्राफ है और आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। एक्सट्रीमली सरल और एक्सट्रीमली आस्क्ड, बहुत पूछे जाने वाला। तो ये बात पहले हमने बड़ी सिंपल तरीके से पकड़ ली कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ती है। बहुत सुंदर। अब हम दूसरे खिलाड़ी को, 3 हीरो थे ना इसमें, अब दूसरा जो हीरो है इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बदल के देखेंगे। सेकंड कहानी, तो इन प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, हमने बोला था कि हमें ये छूट चाहिए कि हम एक बार इसको कलेक्टर को विथ रेस्पेक्ट टू एमिटर पॉजिटिव रख सकें और एक बार इस कलेक्टर को विथ रेस्पेक्ट टू एमिटर निगेटिव कर सकें। तो 2 पार्ट में इसकी एनालिसिस करेंगे। अभी हमने इसको पॉजिटिव रखा है। पॉजिटिव रखने का मतलब ये जितने वोल्टेज पे था
एमीटर जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसकी रेस्पेक्ट में इसका ज्यादा पोटेंशियल है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव ज्यादा है, तो खींचेगा कि आ जाओ मेरे पास, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल को हम बढ़ा रहे हैं। तो जब हम एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल को चेंज करते हैं, यानी पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते हैं, तो बाकी दोनों चीजें फिक्स करनी है, तभी हम असल फर्क जान पाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी और इंटेंसिटी फिक्स कर दी। यानी लाल कलर का बल्ब अगर है 100 वॉट का, तो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट रेड कलर का ही बल्ब लेते हैं जो 100 वॉट का है, उसको नहीं चेंज करेंगे। हम चेंज कर रहे हैं इस प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम धीरे धीरे पॉजिटिव बढ़ाते जा रहे हैं, पॉजिटिव एंगल पर। जब हम बढ़ाते हैं तो क्या देखते हैं, सपोज करिए ये ग्राफ खींचा गया है, ये ओरिजिन है, ये एनोड पोटेंशियल। एनोड पोटेंशियल का मतलब होता है कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल। यहां लिखना हो तो लिख भी दीजिए कलेक्टर पोटेंशियल, ठीक है। वो एक ही चीज होती है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए लिख रहे हैं। तो कलेक्टर का मतलब याली जो प्लेट है, ए फॉर एनोड और कलेक्टर, इसका आप यहां से देखना शुरू कीजिए, ज्यादा आसान लगेगा। पॉजिटिव की तरफ, इस तरफ आप बढ़ रहे हैं, ये पॉजिटिव फिगर है ना, तो ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं कि करंट बढ़ रही। ये क्या है, डिफरेंट इंटेंसिटीज। अभी एक इंटेंसिटी की बात आप देखें, बताते हैं, फिर दूसरे की चर्चा कर देंगे। ये इंटेंसिटी यानी 100 वॉट का बल्ब है रेड कलर का, और जैसे जैसे आपने कलेक्टर पोटेंशियल और पॉजिटिव किया, करंट बढ़नी शुरू होती है, और बढ़ते बढ़ते जल्दी ही एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाती है यहां। और इसके बाद कितना भी कलेक्टर पोटेंशियल आप बढ़ाएं, ये मैक्सिमम करंट आगे नहीं बढ़ती। इसको बोलते हैं सैचुरेटेड करंट। समझ पाए कि जब भी आप कलेक्टर पोटेंशियल को पॉजिटिव एंगल पर, पॉजिटिव पर बढ़ाते जाएंगे, शुरू में करंट बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पहुंच जाएगी, उसके बाद कलेक्टर पोटेंशियल कितना भी पॉजिटिव कर दें, वो करंट नहीं बढ़ेगी। तो उस करंट को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड करंट। अच्छा, अगर आप 100 वॉट बल्ब की जगह 500 वॉट का बल्ब लगाते हैं, यानी इंटेंसिटी बढ़ा दें, तो यही घटना घटेगी, बस सैचुरेशन करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। ये देखिए सैचुरेशन करंट, तो यहां से निकालेंगे ना, दिस इज सैचुरेशन करंट, दिस इज सैचुरेशन करंट। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट बढ़ रही है। I1, I2, I3 सबसे बड़ा है। अगर एक एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी वही रखें, तो ये कांड हमको दिख रहा है। दो यहां से टेक अवे हैं। पहला टेक अवे है कि पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने पर कलेक्टर प्लेट का आपकी करंट बढ़ती है और मैक्सिमम पहुंच जाती है, सैचुरेट कर जाती है। दूसरा, इंटेंसिटी बढ़ाने पर सैचुरेशन करंट की वैल्यू भी बढ़ जाती है। देखिए मैंने दोनों एकदम क्लियर शब्दों में, 4-4 शब्दों में लिख दिया है। पहली चीज, V बढ़ाने पर I बढ़ेगी, आफ्टर सम टाइम आई मैक्स सैचुरेट हो जाएगी, मतलब उसके आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरा, फॉर हाइयर आई का मतलब इंटेंसिटी, ज्यादा इंटेंसिटी के लिए आई मैक्स या सैचुरेटेड करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, जैसे फोटो में आप देख पा रहे हैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। यही चीज यहां पर लिखी है जो मैंने सरल शब्दों में आपको बताया। तो ये बात आप पकड़ पाए। अब क्या है, अब हम करेंगे कांड दूसरा, कि इसको पॉजिटिव दे रहे थे, अब जरा इसको निगेटिव देके देखें क्या होता है। भाई देखें तो एक्सपेरिमेंट में कांड क्या हो रहा है। तो इसको पॉजिटिव दे रहे थे तो पॉजिटिव, अब अगले चरण में इसको निगेटिव देना शुरू करेंगे, यानी इस कलेक्टर प्लेट को इसकी रेस्पेक्ट में माइनस वोल्टेज देते जाएंगे, माइनस में बढ़ाते जाएंगे, और देखेंगे क्या क्या कांड हो रहा है। ठीक, अब कुछ बातें उससे पहले समझ लीजिए। इफेक्ट ऑफ निगेटिव पोटेंशियल। तो क्या होता है कि जब आप निगेटिव पोटेंशियल इसको देते हैं और इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव है, तो ये अगर निगेटिव है तो निगेटिव प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को रोकती है, रिपल करेगी कि नहीं आओ मेरे पास। तो यहां पर इसका वो पोटेंशियल जिस पे एक भी इलेक्ट्रॉन यहां ना पहुंच पाए, उसको बोला जाता है कट ऑफ या स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वो पोटेंशियल जिस पर करंट की वैल्यू शून्य आए। करंट क्यों? क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन पहुंचा ही नहीं, एक भी पहुंचा होता तो कुछ ना कुछ करंट तो बनती। तो कोई करंट नहीं मिली, यानी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा, वो वोल्टेज कहलाता है कट ऑफ या स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस जिसकी डेफिनेशन आपके एग्जाम में आती है। तो ये 3 लाइनों को जरा देख लेते हैं एक बार। द वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल, ये रिटार्डिंग इसलिए क्योंकि माइनस माइनस को रिटार्ड कर रहा है, प्लस था तो एक्सीलरेटिंग बोल दिया था। तो इसका रिटार्डिंग पोटेंशियल की वो वैल्यू जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो, आई की वैल्यू जीरो हो जाए, उसको बोलते हैं कट ऑफ या स्टॉपिंग पोटेंशियल।
बहुत ही सरल, फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, कोई फ्रीक्वेंसी है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ये स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल कहलाएगा। दूसरा, फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी। दूसरी बात अभी इसी ग्राफ से पकड़ लेते हैं। यहां पर देखिए क्या हुआ, आप ये एनोड पोटेंशियल था और ये रिटार्डिंग का मतलब है कि इस कलेक्टर प्लेट को माइनस पोटेंशियल दे रहे हो। ये भी कलेक्टर पोटेंशियल है, लेकिन क्योंकि माइनस दे रहे हो इसलिए रिटार्डिंग है, प्लस देते तो एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल बोलते। अब यहां पर जब आपने ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई, ये इंटेंसिटी है, इस इंटेंसिटी वाले को जब निगेटिव आपने देना शुरू किया, रिटार्डिंग पोटेंशियल निगेटिव किया, तो धीरे धीरे ये वैल्यू एक जगह आके एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे शून्य हो गई। इसी को आप बोल रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि यहां पर करंट ये आई 0 है। अब आपने क्या किया, जो दूसरी इंटेंसिटी थी इससे बड़ी, उसके लिए भी यही चीज रिपीट की। तो आपने खास बात क्या देखी कि वो भाई साहब भी इसी पोटेंशियल पे आके निपटे हैं, तो उनके लिए भी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम। फिर कहा कि हो सकता बाई चांस हो गया हो तो एक और इंटेंसिटी ले लो, तीसरी I3, उसके लिए भी आपने रिटार्डिंग पोटेंशियल बढ़ाया, और आपने क्या देखा कि वो भी भाई साहब यहीं आके निपटे। यानी इंटेंसिटी कुछ भी रखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तीनों के लिए एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल मिले। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, कट ऑफ पोटेंशियल, वो रिटार्डिंग पोटेंशियल की वो वैल्यू जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाए। ठीक, यही बात यहां लिखी गई है फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी। आपने देखा ना कि कोई भी इंटेंसिटी हो, I1, I2, I3, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। तीसरी बात, does in turn implies that maximum kinetic energy of photo electrons is independent of the intensity of the incident radiation। इसका क्या मतलब है, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन था इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी जब ये निकला था। अब आपने निगेटिव पोटेंशियल लगाकर उसको रोक दिया है, यानी के, अब कितना इसकी एनर्जी आप दे पाते हैं रोकने के लिए, भाई इसके पास एनर्जी थी मान लीजिए K मैक्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी हो काइनेटिक, K मैक्स, उसको भी रोक दिया, कोई नहीं पहुंचा तो वो भी नहीं पहुंचा। और ये कितनी एनर्जी इसको लगा के रोकेगा, आप जानते हैं पोटेंशियल होता है V0, तो EV0, इलेक्ट्रॉन को V0 से मल्टीप्लाई कर दो, ये एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी V इज टू W बाई Q, तो W इज टू Q इंटू V, तो ये EV0 के बराबर हो गया। ये एनर्जी कौन सी है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा के रोका जा रहा है। तो यहां पर K मैक्स इज टू EV0 आ गया। और इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या दिखी कि भाई साहब इंटेंसिटी बढ़ाने घटाने पर भी इंटेंसिटी, तो बेटा यहां पर ये इंटेंसिटी कम ज्यादा करने पर भी कोई भी फर्क के मैक्स के ऊपर नहीं पड़ा, क्योंकि इंटेंसिटी कम या ज्यादा की तो आपको वही स्टॉपिंग पोटेंशियल मिला V0। इसका मतलब है रोकने के लिए उतनी ही एनर्जी लगी। अगर रोकने के लिए उतनी ही एनर्जी रही तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन थे उनका मैक्सिमम एनर्जी नहीं बढ़ी। तो जो मैक्सिमम एनर्जी है वो आपकी इंटेंसिटी से फ्री है, इंडिपेंडेंट है। ये तीसरी बात हो गई। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो क्या क्या बातें समझी, V0 इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम I, स्टॉपिंग पोटेंशियल इस इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है। इंटेंसिटी कुछ भी रखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ए गिवन मेटल, फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी सेम मिलेगा। दूसरा, K मैक्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम R, जो इलेक्ट्रॉनों की सबसे ज्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि यहां पर आप देखें लेकिन सबके लिए पोटेंशियल सेम था, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हाफ K मैक्स स्क्वायर, K मैक्स जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो हाफ mv मैक्स स्क्वायर के बराबर होता है, उसको EV0 के बराबर किया, जैसा मैंने ये भी आपको समझाया था। तो ये इक्वेशन, ये दोनों बातें आपके जहन में, दिमाग में रहनी चाहिए। अब इसका जो तीसरा हीरो होता है वो पिक्चर में आता है। वो क्या है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को घटा बढ़ा के हम समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, पहली बात ये कि जो फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू जिसके नीचे अगर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट आप कराएंगे
तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये हम इस लेक्चर में रिपीट कर चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। यहां पे देखिए, ये अगर लिखने को आया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो यही आप लिखिएगा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन below which the photoelectric emission stops altogether is called as threshold frequency। तो threshold frequency क्या हुई? वो फ्रीक्वेंसी जिससे कम फ्रीक्वेंसी का अगर इंसिडेंट यूवी रेज डलवाते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एमिशन पॉसिबल नहीं है। अगली बात, आपने क्या देखा कि अब यहां पर इस एक्सपेरिमेंट को करते वक्त ये वो कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल था, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये करंट की वैल्यू है। तो आपने डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए सैचुरेशन करंट ऐसी सेट कर दी कि तीनों के लिए एक मिले, और फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल को एनालाइज किया। तो आपने ये देखा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी उसके लिए सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा। माइनस साइन ये बता रहा माइनस में, लेकिन ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पर ये बात समझ में आई कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का Kmax, वो डिपेंड करता है आपका फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे, तो Kmax भी तो ज्यादा होगा, क्योंकि Kmax की वैल्यू हमने अभी समझी थी E0 के बराबर होती है। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा V0 यानी Kmax ज्यादा। यही बात यहां पर यही बात यहां पे लिखी है कि दिस इंप्लाइज दैट द ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, ग्रेटर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड हेंस ग्रेटर इज द रिटार्डिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स ऑल टुगेदर या कंप्लीटली। मतलब वही बात हो गई कि आपने भाई न्यू बढ़ाई तो V0 बढ़ गया, और V0 बढ़ गया तो ये रोकने वाली एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी Kmax के लिए। इसका मतलब है Kmax भी आपका बढ़ गया है। ये बात आप पकड़ के रखें। तो Kmax डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से Kmax बढ़ रहा है, तो Kmax डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पर, और न्यू बढ़ाने पे Kmax बढ़ रहा है। ये बात दिमाग में आपको डाल लेनी चाहिए। तो 3 हीरो थे, तीनों का जो इन्फ्लुएंस था, इफेक्ट था, वो हमने पढ़ा। अब थोड़ी बात यहां एक और जो आपके एग्जाम में आती है कि अगर हम इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी देखें दो मेटल्स के ऊपर, मेटल ए मेटल बी, ये ग्राफ बनाया है हमने, देखिए यहां पर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है और ये रेडिएंट फ्रीक्वेंसी है। ये मेटल ए, ये मेटल बी, दो मेटल्स के लिए अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह का ग्राफ आपको मिलता है। इसके बारे में क्या बोलता है ये भी हम समझाते हैं। ये दोनों ग्राफ में आप क्या देखते हैं, ये जो पॉइंट मिलता है भाई, ये फ्रीक्वेंसी पर आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत ही नहीं है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन पहुंचा ही नहीं है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो, तो ये कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जब आप ग्राफ खींचेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 और फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन फ्रीक्वेंसी में दो मेटल्स के लिए, तो मेटल के लिए ये जो पॉइंट मिलेगा ये मिलता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दोनों जो मेटल्स होती हैं, एक दूसरे जो लाइन आती है वो पैरेलल लाइंस आती हैं, दोनों सेम लाइंस आती हैं, है ना, और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, ये पकड़े रहिएगा। और इसको एक्सट्रापोलेट कर देंगे, यहां जो मिलता है तो ये मिलता है आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने के काम आएगा। अभी देखेंगे, इसको भी एनालाइज करेंगे। तो यहां पर ग्राफ क्या रिवील करता है, ये जो ग्राफ बना है क्या रिवील कर रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी ये थी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये था, फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा के यहां पहुंचे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां बढ़ा, तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका बढ़ रहा है। ये पहली बात इसने कही। दूसरी बात क्या है कि मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए। ये देखिए, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जहां पर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो हो गया, यानी बिना स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाए ही इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट पे पहुंचा ही नहीं है। ये कहानी इसकी हो गई। तीसरी, फॉर डिफरेंट टू मेटल्स, मेटल ए और मेटल बी, दीज ग्राफ्स आर पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ दोनों के दोनों पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, और इसका मतलब है दोनों के स्लोप सेम है। बढ़िया। बट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज आर डिफरेंट। इनकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज हैं वो डिफरेंट है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहां से मिल रही है और दोनों के स्लोप सेम है, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। तो ये बात जरूर दिमाग में बैठाने लायक है। तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन टू मेटल्स,
स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ये ग्राफ है। अब जो हमने पढ़ा है उसको हम समराइज कर देते हैं जैसे दिमाग में आ जाए, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन हमने ले लिया है। अब इसको हम लोग एनालाइज करेंगे, इस पे लॉज बनाएंगे, इसको समझेंगे क्या हो रहा है, आगे इस तरह बढ़ेंगे। तो डुअल नेचर में पहला था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, हम आई को देख रहे थे, पोटेंशियल को स्टॉप पोटेंशियल की बात कर रहे थे और फ्रीक्वेंसी की, तीन हीरो थे इसके। तो पहला देखिए इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी क्या हुआ, जब फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड पोटेंशियल आपने रखा था तो इंटेंसिटी को फिक्स नहीं रखा, तो रिजल्ट ये आया कि जो करंट थी आई वो प्रोपोर्शनल थी इंटेंसिटी के। जैसे जैसे इंटेंसिटी आप बढ़ाते गए करंट बढ़ती गई, पहली बात। दूसरी इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इसमें दो तरह की वैरायटी देखी थी, पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल ले देखते हुए। फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड इंटेंसिटी, लेकिन पोटेंशियल नॉट फिक्स। तीन चीजों में किसी एक का इफेक्ट देखना है तो बाकी दोनों चीजें कांस्टेंट रखनी होंगी। अब आई इंक्रीजेस विद द पोटेंशियल एंड रीच सैचुरेशन करंट, ये सैचुरेशन करंट वाली वैल्यू थी कि जैसे 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 वी की वैल्यू पॉजिटिव साइड बढ़ाते हो करंट बढ़ती है, ये आई इंक्रीजेस, ये आई स्मॉल है, आई इंक्रीजेस और सैचुरेशन वैल्यू पहुंचेगी। कट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल फॉर विच आई इज जीरो, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था कौन सा था, वो स्टॉप पोटेंशियल रिटार्डिंग पोटेंशियल जिस पर आपकी करंट की वैल्यू जीरो हो जाए, तो आई जीरो। तीसरी स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट था इंटेंसिटी से, यानी वी नॉट जो था वो इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी आई से, आई का कोई फर्क नहीं पड़ता वी नॉट पे। और साथ में जो मैक्सिमम के है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी से प्रभावित नहीं होता, और यही बात कहता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट से प्रभावित नहीं होती। तीसरी बात इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हमने पढ़ा, तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी को नहीं फिक्स किया, बाकी इंटेंसिटी को ऐसे एडजस्ट किया कि सेम सैचुरेशन करंट हमको मिल जाए। ठीक, अब देखा कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आया, इससे कम फ्रीक्वेंसी तो कोई भी आपको करंट नहीं मिलेगी। दूसरी, ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर द स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा, यानी के मैक्स बढ़ा, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर के मैक्स बढ़ रहा है। ये पूरी जो हमारा एक्सपेरिमेंट था हमने इसको समझ लिया है। ठीक, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले थोड़ी आपको याद दिला दें, कई बच्चों को जो सवाल लगाने होते हैं 10 साल के पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स और साथ में डेरिवेशंस, उसको अलग अलग पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है और सही एक्सप्लेनेशन भी नहीं मिलता। तो मैंने इन तीनों चीजों को एक साथ कर दिया है और एक कोर्स का नाम दे दिया ऑल इन वन। ऑल इन वन के अंदर 10 साल के पीवाईक्यू वीडियो, एनसीईआरटी पूरी किताब के एक्सरसाइज के सवाल, एग्जांपल्स भी, एग्जाम्पल एक्सरसाइज के वीडियो सॉल्यूशंस, और साथ में डेरिवेशन भी, 130 डेरिवेशन टोटल वीडियो फॉर्मेट में आपको दे दिया है। तो आपको अगर इसमें दिक्कत आ रही है, जो कि लगाते ही है सवाल आप, तो ऑल इन वन लेकर, बड़ा ही इकोनॉमिकल फीस के साथ है ये, आप लेकर अपनी चीजों को पुख्ता कर सकते हैं। कुछ बच्चों का ये कहना होता है कि सर हम तो अभी पढ़े ही नहीं है, तो हमें तो 5-10% की पढ़ाई है, तो पहले पढ़ना है फिर सवाल लगाएंगे। तो उनके लिए द्रोणा है बेटा, द्रोणा के अंदर ऑल इन वन तो है ही, उसके साथ साथ आपको लाइव लेक्चर्स भी हैं, रिवीजन नोट्स भी हैं, फॉर्मूला शीट भी है, एमसीक्यू असर्शन यूनिक केस स्टडी कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, सब कुछ है। तो आप द्रोणा ले सकते हैं अगर पढ़ाई नहीं शुरू की है या 10-20% ही पढ़ाई हो पाई है। और द्रोणा जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्टोर सेक्शन में जाइए और द्रोणा लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अब जो अभी ये घटना पूरी घटी है, इसमें हमने ऑब्जर्व क्या क्या किया, इसको एक जगह लिख लेते हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो के मैक्स बढ़ जाता है, साथ में जो के मैक्स है वो इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है, ये भी याद रखिए। के मैक्स फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, के मैक्स इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। दूसरा ऑब्जर्वेशन कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम की फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन है तो कोई भी एमिशन पॉसिबल नहीं है, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा का फ्रीक्वेंसी चाहिए होगा, कम है तो कोई एमिशन नहीं होगा। तीसरा ऑब्जर्वेशन, यहां पर यह ऑब्जर्वेशन है जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं
कि जो हमारी फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है और बढ़ के एक सैचुरेशन वैल्यू अचीव कर लेती है। अब वो अलग अलग इंटेंसिटी के लिए अलग अलग सैचुरेशन वैल्यूज होती हैं। तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी जिसकी, उसकी सैचुरेशन करंट की वैल्यू भी उतनी ज्यादा। ये दो बातें यहां से हमने सीखी। आगे फॉर एमिशन, हमारे एमिशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। ये ग्राफ आपने देखा था, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम का हुआ तो कोई एमिशन पॉसिबल नहीं होगा। ये बात यहां क्लियर हुई। अच्छा, ये लॉस थे, ये ऑब्जर्वेशन दो दिख गए थे। अब यहां पे लॉस की बात थी, तो ये पहला लॉ, ऐसे 4 लॉज हैं बेटा। तो ऑब्जर्वेशन के बाद 4 लॉज बने। पहला लॉ ये था कि जो करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है और धीरे धीरे वो बढ़ती है इंटेंसिटी बढ़ाने के साथ, और सैचुरेशन करंट मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाती है। अगर इंटेंसिटी आप ज्यादा रखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि सैचुरेशन करंट की वैल्यू भी बढ़ जाती है। ये इस ग्राफ से दिख रहा था और इस ग्राफ से पहली वाली चीज दिख रही है। दूसरी आपने देखा कि जो एमिशन के लिए आपको क्या चाहिए कि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नॉट से ज्यादा हो, उससे कम अगर रहा तो आपका एमिशन नहीं होगा। और तीसरा अब क्या था कि जो केमैक्स है इलेक्ट्रॉन की, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना केमैक्स ज्यादा मिलेगा फोटो इलेक्ट्रॉन का। केमैक्स जो था वो इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी से। इंटेंसिटी कम हो या ज्यादा हो आपको नहीं मिलने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा केमैक्स पे। चौथा पॉइंट, ये इंस्टेंट प्रोसेस है, मतलब जैसे ये प्लेट के ऊपर रेडिएशन पड़ता है तुरंत आपका फोटो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो ये इंस्टेंट प्रोसेस था। इसमें जो समय लगता है 10⁻⁹ सेकंड है, विच इज वेरी स्मॉल। यानी जैसे ही रेडिएशन डाला वैसे ही इलेक्ट्रॉन खच से बाहर आ गया। इसका भी काफी अहम रोल है। ये 4 इसके बन गए लॉस। ये क्या है? लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये लॉज भी पूछे जाते हैं, आपको याद रखने चाहिए। अब क्या होता है कि जो क्लासिकल वेव थ्योरी थी, क्योंकि अभी हम लोग जो रेडिएशन को हम वेव मान के प्रूव कर चुके हैं। जो वेव ऑप्टिक्स थी, इंटरफ्रेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन भी एक इवेंट होती है, लेकिन वो अब कोर्स में आपके नहीं है। तो इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन में आपने साबित किया था कि जो रेडिएशन होता है, जो एनर्जी है, वो वेव फॉर्म होती है। तो हमने ये सोचा कि इस वाले जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, इसको हम वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कर दें। तो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करने गए तो फेल कर गए। फेल करने की 3 मुख्य वजहें थी। पहली वजह क्या थी कि इंडिपेंडेंट ऑफ के मैक्स ऑन इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी कम या ज्यादा करने पर भी के मैक्स में परिवर्तन ना होना। अभी हम डिटेल में भी समझाएंगे। पहली चीज ये रही कि हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरी चीज रही कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया, इसको भी हम नहीं समझा पाए वेव थ्योरी के हिसाब से। तीसरी बात, इंस्टेंटेनियस नेचर, कि जैसे ही रेडिएशन पड़े वैसे ही फट से फोटोन निकल जाए, फोटो इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये भी वेव थ्योरी से नहीं समझा पाए। क्यों नहीं समझा पाए, वो एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात, इंडिपेंडेंस ऑफ के मैक्स ऑन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ाने घटाने पर के मैक्स बढ़ घट क्यों नहीं रहा है, यह वेव थ्योरी से समझाना मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि जो बात कही जाती है वेव में, कहा जाता है कि अगर हाई इंटेंसिटी है, अगर इंटेंसिटी आप बढ़ाते हो, क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है वेव थ्योरी में, तो अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड जो ई एंड बी के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो रेडिएशन में होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है तो एनर्जी डेंसिटी बढ़ जाएगी। एम्पलीट्यूड बढ़ने से एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब है कि पर यूनिट वॉल्यूम जितनी एनर्जी थी अब उससे ज्यादा है। यानी यहां पर जो एनर्जी अब पड़ रही है वो पहले से ज्यादा है, क्योंकि आपने इंटेंसिटी बढ़ाई है। अगर ज्यादा एनर्जी पड़ रही है तो इस इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकला है उसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो इसकी के मैक्स ज्यादा होनी चाहिए। भाई ज्यादा एनर्जी पड़ी, ज्यादा एनर्जी मिली, तो ज्यादा एनर्जी के साथ निकले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम इसको साबित करने में फेल कर गए कि भाई वेव थ्योरी इस बात को क्लियर नहीं कर पा रही है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है कि इंटेंसिटी बढ़ने पर के मैक्स क्यों नहीं बढ़ रहा है। आप समझ में आई आपको बात? ठीक है। दूसरा पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब वेव थ्योरी क्या बोलती है कि अगर हमने यहां पर एक कोई भी फ्रीक्वेंसी ले ली,
किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट हमने डाली, तो मान लीजिए तुरंत इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, तो हम 1 घंटा इंतजार कर लेंगे, धीरे 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 लाइट पड़ेगी, एनर्जी मिलेगी, इसको सफिशिएंट इंटेंसिटी की है, इंटेंसिटी एनर्जी का घोतक है, रिस्पॉन्सिबल है। तो एनर्जी तो मिली रही है। अगर उतनी मान लो 1 किलो राशन चाहिए पेट भरने के लिए, एक बार में उसको 100 ग्राम मिला, तो 10 घंटे में 1 किलो मिल जाएगा, खा के निकल ले। लेकिन वो निकला ही नहीं भाई साहब। इसका क्या मतलब है, इसको भी नहीं समझा पाए कि भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मामला क्या है, कि इससे कम अगर फ्रीक्वेंसी है तो कितनी भी इंटेंसिटी लगा दो, ये इलेक्ट्रॉन निकलने को तैयार नहीं है। मतलब ये बात इस तरह समझिए कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है। अब वेव थ्योरी में क्या था कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर आपकी एनर्जी बढ़ती है, तो आप इंटेंसिटी सफिशिएंट टाइम के लिए आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो भी काम आपका नहीं बना। तो यहां पर यह भी साबित नहीं कर पाए आप कि मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्यों चाहिए, क्योंकि समय देने के बाद, सफिशिएंट टाइम पढ़ने के बाद भी नहीं निकला इलेक्ट्रॉन। अनएक्सप्लेनेबल हो गया कि भाई तुरंत नहीं निकल रहा था, अगर सफिशिएंट इंटेंसिटी है, अभी नहीं तो 1 घंटे बाद निकले, 1 दिन के बाद निकले, 1 महीने बाद निकले, निकला ही नहीं। तीसरी बात थी इंस्टेंटेनियस नेचर ऑफ फिनोमिना। यहां पर यह हुआ था कि जैसे यूवी रेस पड़ती हैं, खट से इलेक्ट्रॉन निकलता है। वेव थ्योरी इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्योंकि वेव थ्योरी में क्या होता है, वेव फ्रंट चलती हैं। वेव फ्रंट जब पड़ेगी किसी मेटल पे, तो पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली पड़ेगी। तो इस इलेक्ट्रॉन को तो जो इससे लड़ेगा ना, इतना ही पार्ट की एनर्जी मिलेगी ना, जो टकराएगा तो बहुत छोटी एनर्जी मिलेगी। तो जब लगातार वेव फ्रंट पड़ेंगी, तो इसको लगभग काम भर की वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी लेने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसकी एनर्जी मिली, फिर इसके पीछे वाला हिट किया, इसके पीछे वाला, ऐसे ऐसे टुकड़े में एनर्जी मिली। तो जब इतनी एनर्जी मिल गई कि वर्क फंक्शन से ज्यादा हो गया, तब ये निकला। इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन को निकलने में एक डेफिनिट टाइम लगना चाहिए। इसको 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 इसके पीछे वाले को खाएगा तब तो निकलेगा। वो टाइम लैग होना चाहिए, यहां टाइम लैग हो नहीं रहा है। यहां क्या आपने देखा कि 10⁻⁹ सेकंड के अंदर ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो जो इंस्टेंटेनियस नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो भी जे समझा नहीं पाई क्लासिकल वेव थ्योरी। एग्जाम में, बोर्ड्स में, ये फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी बहुत आता है। 3 पैरामीटर थे जो मैंने आपको समझाए, एक एक करके। फोटो किताब में भी नहीं बनी है, फोटो बना के, सोच के, समझ के आपको इजी भाषा में बताया। तो इसको आए तो बढ़िया तरीके से लिख दीजिएगा। अब आता है आइंस्टाइन थ्योरी। अब ये जो घटना घटी थी, उसको एक्सप्लेन तो करना ही था। तो आइंस्टाइन ने 1905 में जहां तक इसको एक्सप्लेन किया, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था 1921 में, करीबन 16 साल बाद। तो इन्होंने क्या एजम्पशन शुरू में किए, जिसके बेसिस पे एक्सप्लेन किया। वो पहले इन्होंने क्या किया कि जो रेडिएशन है, उसको ये माना कि वो फोटॉन्स के फॉर्म में चलता है, डिस्क्रीट फोटॉन्स के फॉर्म में। फोटॉन्स होते हैं पैकेट ऑफ एनर्जी, एक पार्टिकल नेचर है, एक पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में रेडिएशन चल रहे हैं। इन्होंने ये पकड़ा, जो एक प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी थी, एक साइंटिस्ट थे, प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी, उसको बेस बनाया कि जो रेडिएशन है वो डिस्क्रीट फोटॉन, डिफरेंट एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में चलता है। उस पैकेट की जो एनर्जी होती है एक पैकेट की, वो h न्यू के बराबर होती है। h है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। अब फोटोन एमिशन इज द रिजल्ट ऑफ, अब जो इस मेटल में, फोटो बनी नहीं बनी, इस मेटल में जो ये इलेक्ट्रॉन निकला है, उनका कहना है कि एक फोटोन, ये फोटोन है, फोटोन की टक्कर इस इलेक्ट्रॉन से हुई है। तो दो पार्टिकल के इंटरेक्शन की घटना है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से लड़ रहा है, टक्कर खा रहा है। तो ये इंटरेक्शन बिटवीन 2 पार्टिकल्स है, एक तो फोटोन, दूसरा जिस इलेक्ट्रॉन से लड़ रहा है वो। ठीक। दूसरी बात कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो मेटल में अपने आप नहीं निकल सकते, इसलिए उसको निकलने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए, जिसको वर्क फंक्शन कहा जा रहा है। ये हम इस लेक्चर में शुरू में बता चुके हैं। अपने आप इलेक्ट्रॉन छोड़ के मेटल को नहीं जा सकता, तो उसको जाने के लिए एनर्जी चाहिए। वो मिनिमम एनर्जी कितनी होती है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल है। ये 2 बातें इन्होंने पकड़ी। अब इसकी बातों पे तीसरी बात, ये 4 बातें पकड़ी है, 2 बात ये पकड़ी, तीसरी क्या बताई कि जो भी फोटोन पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन पर, वो फोटोन का एनर्जी 2 भागों में इस्तेमाल किया जाएगा। पहला वर्क फंक्शन, जितना खर्चा लगता है निकलने के लिए, उसमें एनर्जी लगी, और फिर उसके बाद जो एनर्जी बची उसको लेके आगे बढ़ गया।
यानी पापा ने आपको 1,000 रुपए अगर दिए जब फिल्म देखा हो और 500 रुपए टिकट और खाने में खर्चा हुआ, 600 रुपए मान लेते हैं, तो वर्क फंक्शन 600 और प्लस 400 आपकी जेब में रह गए। तो इसका फोटोन की एनर्जी जो पापा 1,000 रुपए आपको दे रहे हैं, वो एनर्जी में वर्क फंक्शन के रूप में 600 रुपए लग गए, वो वहां लगे, और प्लस 400 रुपए जेब में, यानी के मैक्स के फॉर्म में। तो फोटोन की एनर्जी दो भागों में इस्तेमाल हुई। अब आगे चौथा पॉइंट कि जो फोटॉन्स पड़ते हैं उनमें से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो 1% से भी कम होते हैं। यानी 100 फोटोन अगर पड़ेंगे तो शायद एक फोटो इलेक्ट्रॉन ही उसमें से निकल पाए। अच्छा, अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए कि भाई फोटोन की जो एनर्जी थी वो एच न्यू के बराबर थी। दो भागों में एनर्जी यूटिलाइज होगी, वर्क फंक्शन, अब बची हुई एनर्जी के मैक्स के फॉर्म में जाएगी। अब इस इक्वेशन को लिख दीजिए, ये ई का मतलब के मैक्स जिसे आप लिख रहे हैं, और हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, ये के मैक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। ये के मैक्स आप लिए तो ई माइनस ई का मतलब एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। अब अगर आप यहां पर इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कर दें तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में तो काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। ये देखिए के मैक्स है, और के मैक्स को लिख सकते हैं एच न्यू माइनस, ये न्यू है, वर्क फंक्शन। अगर हम न्यू को रिप्लेस कर दें आपका न्यू नॉट से, तो उस समय के मैक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्योंकि भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर की फ्रीक्वेंसी देंगे तो एक्स्ट्रा पापा ने 600 ही रुपए दिए, और 600 ही का टिकट था वीबीआर में, तो घुस गए, कोई जेब में नहीं बचा। तो यहां पर आपको ये के मैक्स 0 हो गई, ये एच न्यू नॉट आई माइनस डब्ल्यू नॉट, तो डब्ल्यू नॉट की वैल्यू हो गई एच न्यू नॉट। इसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो यहां पे आपने इस्तेमाल कर लिया इस बात को इस इक्वेशन में। देखिए के मैक्स हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और इसकी जगह आपने लिख दिया डब्ल्यू नॉट की जगह एच न्यू नॉट। ये तो एच अगर कांस्टेंट कॉमन ले लिया तो न्यू माइनस न्यू नॉट हो गया। अब ये जो इक्वेशन है, ये और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या बोलते हैं? ये दोनों ही इक्वेशन आपकी होती हैं आइंस्टाइन की इक्वेशन। तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये कहीं पर पूछा जाए कि आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, तो आप ये बताएंगे और साथ में ये बताएंगे। इन दोनों को ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आती है, क्लैरिटी से आप इसको समझ लीजिए। उम्मीद करते हैं ये बात आप यहां पर पकड़ पाए होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन। अब इन्होंने जो थ्योरी बनाई, चार बातें पकड़ी, उससे जो इवेंट जो क्लासिकल वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, उन्होंने सारी चीजों को एक्सप्लेन किया 1905 में। आइए देखते हैं कैसे एक्सप्लेन किया। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, उन्होंने कहा कि इंटेंसिटी जब आप बढ़ाते हो रेडिएशन की, तो उसका मतलब है जो इंसिडेंट नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो बढ़ गए। पहले 100 थे, अब इंटेंसिटी बढ़ाई तो अब 1000 पढ़ने लगे। तो ज्यादा फोटोन अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन से लड़ेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसलिए नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोपोर्शनल इसी वजह से हो पाई इंटेंसिटी के, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने का मतलब है कि ज्यादा फोटोन अगर टकरा रहे हैं मेटल से तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने का पूरा चांस हो गया। तो ये पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये कह रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस इक्वेशन के अंदर ये जो के मैक्स थी, ये यहां पे देखिए ये लिखी हुई है, मैं यहां दिखाता हूं आपको। ये देखिए के मैक्स लिखा हुआ है, और के मैक्स को अगर आप लिखें, ये एच कॉमन ले लीजिए, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। अगर यहां पर इस न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से छोटी है, न्यू नॉट से अगर छोटा है तो ये निगेटिव हो जाएगा, तब ये टर्म क्या हो जाएगा? निगेटिव, क्योंकि ये न्यू नॉट से छोटा है, तो के मैक्स हो जाएगी निगेटिव। और किसी भी चीज की काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं हो सकती। निगेटिव नॉनसेंस बात है, या कोई भी इसका फिजिकल मीनिंग नहीं है। तो क्योंकि के मैक्स या तो 0 हो सकती है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर, मास भी पॉजिटिव होता है, वी स्क्वायर टर्म भी पॉजिटिव होगा, तो काइनेटिक एनर्जी या तो पॉजिटिव होगी या शून्य। तो ये मीनिंगलेस है। इसका क्या मतलब है कि आपको अगर इजेक्शन कराना है इलेक्ट्रॉन का, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलवाने हैं, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्यों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहां से पता लग गया। तो ये बात भी आपको क्लैरिटी से समझ में आई। दो बातें उन्होंने प्रूव कर दी। तीसरी बात लेके चलते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ के। इन्होंने कहा जो बात कही गई थी, जो काइनेटिक या के मैक्स होती है, यह बताया गया था कि यह फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है।
इस बात को ये साबित कर रहे हैं। अभी हमने एक इक्वेशन लिखी थी के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। अगर यहां आप न्यू को बढ़ा दें, अगर आप न्यू बढ़ाएंगे तो ये पूरा टर्म बढ़ जाएगा भाई, यू गिनती बढ़ रही तो पूरा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है के मैक्स बढ़ रहा है। तो सिंपल सी बात आ गई कि के मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो न्यू बढ़ने पर आपका के मैक्स बढ़ता है, इसको भी एक्सप्लेन कर दिया। अब दूसरी बात ये जो थी कि जो के मैक्स होता है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। उसको उन्होंने बोला कि भाई जो इंटेंसिटी है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाती है, ना कि एक फोटोन की एनर्जी को। अगर एक फोटोन की एनर्जी मान लीजिए 5 है, 5 जूल एग्जाम के लिए, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो आप जब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो 10 फोटोन की जगह 100 निकलेंगे, लेकिन सब 5 ही 5 के निकलेंगे। तो एक फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ी, नंबर ऑफ फोटोन बढ़े। तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने से के मैक्स नहीं बढ़ेगी, क्योंकि के मैक्स के लिए तो एक इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा एनर्जी चाहिए, एक फोटोन को एनर्जी ज्यादा नहीं मिली, ज्यादा फोटोन हो गए, इसलिए के मैक्स इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट से। फिर इन्होंने बताया कि जो टाइम लैगिंग है, इंस्टेंट प्रोसेस क्यों है? तो इंस्टेंट प्रोसेस इसलिए है कि ये पार्टिकल और पार्टिकल के बीच की टक्कर है, क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से हिट कर रहा है, तो दो पार्टिकल के बीच में जब टक्कर होगी तो कोई टाइम लैग नहीं होगा। एक स्कूटी की टक्कर दूसरी स्कूटी से होती है तो ठुक जाते हैं, तुरंत चोट लग जाती है, इंतजार नहीं करना पड़ता चोट लगने का, क्योंकि ये पार्टिकल पार्टिकल के बीच की टक्कर है। तो चारों जो मसले थे वो इन्होंने एक्सप्लेन कर दिए आइंस्टाइन साहब ने अपनी थ्योरी की मदद से। अब जब ये एक्सप्लेन हो गया तो इनको 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला। खैर, अब एक और चीज देते हैं एंगल कि आपका ग्राफ की वजह से, ग्राफ की हेल्प से प्लैंक्स कांस्टेंट h और वर्क फंक्शन कैसे निकाला जाता है, इस पे भी सवाल आते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन। आइए उसको समझ लेते हैं। तो यहां पर देखिए एक ग्राफ बनाया है जहां स्टॉपिंग पोटेंशियल दिखा रहे हैं y एक्सिस पे और x एक्सिस पे दिखा रहे हैं फ्रीक्वेंसी। इस तरह का ग्राफ आपको मिल जाता है। अब यहां पर हमारी आइंस्टाइन की जो इक्वेशन थी वो थी के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। अब इसमें के मैक्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं ईवी नॉट से, हमने पढ़ा है। तो के मैक्स की जगह इसकी जगह ईवी नॉट रखा इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। अब इसको हमने ई से डिवाइड कर दिया, इस इक्वेशन को जब डिवाइड कर दोगे तो ये वी नॉट बचा, ये एच अपॉन ई और ये डब्ल्यू नॉट अपॉन ई। अब इसको हम कंपेयर कर देते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी, जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो देखिए y का मतलब हो गया ये v नॉट, y एक्सिस पे v नॉट, x की जगह हो गया न्यू, x की जगह न्यू x एक्सिस पे। अब ये जो आपकी ग्रेडियंट या स्लोप है, ये स्लोप h बाई ई के बराबर है, यानी इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो h बाई ई के बराबर होगा। उससे कैलकुलेशन अभी करेंगे। दूसरा ये c जो कि y एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है, उसकी वैल्यू माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन ई है। माइनस का मतलब नीचे की तरफ, और ये डब्ल्यू नॉट अपॉन ई ये y इंटरसेप्ट की वैल्यू है। तो ग्राफ से अगर हम स्लोप निकाल लें, स्लोप निकालना बहुत आसान, अभी इसमें लिखा भी है, हम समझा भी देते हैं। कोई भी दो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए और उसके बीच में ट्रायंगल फॉर्म कर लीजिए। अब स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर AC अपॉन BC। तो ये स्लोप आ गया ग्राफ से। इसी स्लोप की वैल्यू आप h बाई ई के बराबर कर दीजिए, ये h बाई ई के बराबर है स्लोप। बस आप h निकालना है तो E को, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, h बराबर E इंटू AC अपॉन BC, और ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया ग्राफ से। और इसी तरह वर्क फंक्शन की बात करेंगे तो W नॉट अपॉन E की वैल्यू क्या हो गई? दिस इंटरसेप्ट। अगर इसको मैं OA लिख दूं तो ये OA के बराबर है। W नॉट निकालना हो तो E इंटू OA, Y इंटरसेप्ट, बात खत्म, निकल आई। यही पूरी कहानी लिखी है, बहुत सरल। M की वैल्यू है H अपॉन E और ये C इंटरसेप्ट है माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन E। और जैसे डिटरमाइन करना है तो मैंने बताया कि एक स्ट्रेट लाइन है, दो पॉइंट आप ले लीजिए, इससे एक ट्रायंगल राइट एंगल बना लीजिए, स्लोप निकाल लीजिए। तो स्लोप निकाला टेन थीटा AC अपॉन BC, यानी H अपॉन E के बराबर ये होने वाला है। तो यहां पर H क्या होगा? E इंटू AC अपॉन BC, स्लोप ऑफ द ग्राफ। अगली बात, इसके बाद जो वर्क फंक्शन निकालने की बातचीत करें तो फॉर वर्क फंक्शन इंटरसेप्ट ऑन द वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस पे जो आता है, ये इंटरसेप्ट OA जिसे मैंने लिखा था, ये माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन ई, माइनस छोड़ दीजिए क्योंकि वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये डब्ल्यू नॉट E इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ y इंटरसेप्ट,
बात खत्म, ये वर्क फंक्शन आ गया। यानी एक ग्राफ से आप प्लैंक्स कांस्टेंट h और वर्क फंक्शन कैसे निकालेंगे ये भी बहुत पूछा जाता है, और जब ग्राफ बन के आता है तो कई बच्चे चक्कर खा जाते हैं, बल्कि बहुत आसान है। तो यहां पर इसको पकड़े रहिए, और ये जो पॉइंट आता है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का पॉइंट है। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, बाकी चीजें आप समझ ही गए, तो उम्मीद करते हैं ये भी आप पकड़ पाए। आइए कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जिससे और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हमारे सामने बने। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय ए लेजर। एक लेजर से मोनोक्रोमेटिक जो लाइट है वो निकल रही है। द पावर एमिटेड इज दिस 1 वॉट, 2 इंटू 10⁻³ वॉट, ये पावर एमिटेड है। वॉट इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ द लाइट बीम। ये तो बहुत ही ज्यादा सरल है, क्योंकि E इज इक्वल टू एच न्यू या SC अपॉन लेमडा होता है, तो एच न्यू कर दिया, और H का प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमको याद रखनी होती है 6.63 इंटू 10⁻34, और न्यू की वैल्यू हो गई 6 इंटू 10⁻14। ये भी समझ में हमारे आ गई। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 3.98 इंटू 10⁻19 जूल, ये एक फोटोन की आपकी एनर्जी हो गई। जो पहला पूछा था बहुत ही सरल। दूसरा है हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज आर एमिटेड बाय द सोर्स। ये जो सेकेंड पार्ट है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि जो कैपिटल N है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड है, एक सेकेंड में कैपिटल N के बराबर फोटोन निकल रहे हैं, तो पावर की वैल्यू क्या हो गई, N इंटू ई, क्योंकि पावर होती है एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड कह लीजिए। तो एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड, तो N है नंबर ऑफ फोटॉन्स, E है एक की, तो NE के बराबर हो गया। अब यहां पर अगर मैं N निकालूं तो P अपॉन E के बराबर हो गया। अब P की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁻³ वॉट, और एक फोटोन की एनर्जी 3.98 इंटू 10⁻19 जूल, डिवाइड मार दिया 5 इंटू 10⁻15 फोटॉन्स पर सेकेंड। ये कितने फोटोन आ गए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपसे काफी पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं ये न्यूमेरिकल भी आसानी से आप समझ गए होंगे। आइए एक और न्यूमेरिकल करते हैं बेटा, 11.2, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो यहां लिखा है द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीजियम का जो वर्क फंक्शन है वो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फाइंड ए द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सीजियम। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें सीजियम की चाहिए, अभी हम निकाल देंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, निकाली लो बल्कि। तो W0 की वैल्यू है फाई नॉट, जिसे H न्यू नॉट लिखा जाता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब है फाई नॉट अपॉन H या W0 अपॉन H। वर्क फंक्शन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है इसके अंदर, और H की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट। अब देखिए ये जूल सेकंड है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को SI सिस्टम में चेंज कर लीजिए, यानी 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 और अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5.16 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आपका आंसर आ गया। ये पहला वाला पार्ट बहुत सरल, आसानी से हो गया। दूसरा देखते हैं, द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। जो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ है, इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू 0 बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.60 V, यानी इतने वोल्टेज स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो आपको बताना है कि इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ कितना है। तो हम जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जब भी 0 होती है तो केमैक्स की वैल्यू EV0 के बराबर होती है, तभी तो करंट 0 होगी। अब ये केमैक्स जो आइंस्टाइन की इक्वेशन थी उससे केमैक्स लिखोगे तो ये क्या लिखा जाता है, H न्यू माइनस वर्क फंक्शन, और न्यू को लिख सकते हो SC अपॉन लेमडा, ये तो आप जानते ही हो। ये जो लिखा हुआ है ये है H न्यू माइनस वर्क फंक्शन या फाई नॉट, और इस न्यू की जगह लिख सकते हो C अपॉन लेमडा, क्योंकि आप C इज इक्वल टू न्यू लेमडा होता है, तो SC अपॉन लेमडा माइनस वर्क फंक्शन और EV0 के बराबर। अब हमें लेमडा निकालना था तो इसको इसमें जोड़ दो, तो EV0 प्लस फाई नॉट, और ये नीचे है तो पलट दो, तो ये HC अपॉन EV0 प्लस फाई नॉट। देख लीजिए यहां से, इसको इधर ले जाएंगे तो जुड़ जाएगा, ये लेमडा उधर गया और ये नीचे आ गया, तो HC अपॉन EV0 प्लस फाई नॉट। वैल्यू रख दीजिए सारी SI सिस्टम में। प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻34, C है 3 इंटू 10⁸। ये EV0 की बात कर लें
तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 0.60 प्लस ये वर्क फंक्शन, इस वर्क फंक्शन को एसआई सिस्टम में 2.14 को 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करते हुए ये वैल्यू हो गई 6 पॉइंट। ये उसको सॉल्व कर लीजिए जो लिखी हुई है बड़ी आसानी से। इसमें से देखिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 आप कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेंगे तो 2.14 में 0.60 जुड़ जाएगा, तो ये वैल्यू आप जोड़ दीजिए। देखिए ये 2.74 हो जाएगी, बाकी ये वैल्यू आसानी से कैलकुलेट करेंगे तो ये 453.7 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर या 454 नैनोमीटर के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं आसानी से और देख पाए कि किस तरीके से सवाल करेंगे। बड़ा आसान सवाल आपका बन जाता है। एक और सवाल करते हैं जब कर ही रहे हैं ग्राफ का, जैसे क्लैरिटी पूरी आपके सामने बनी रहे। तो लिखा इन द स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द ग्राफ बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल V, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली V एंड द फ्रीक्वेंसी न्यू, ये फ्रीक्वेंसी न्यू है इधर, ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन ऑन टू डिफरेंट मेटल्स P एंड Q, ये दो मेटल्स हैं P एंड Q, उसके हिसाब से ये बना हुआ है। पूछ क्या रहा है वो देखते हैं यहां पर। तो पहला पूछा विच वन ऑफ द टू मेटल्स हैज हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये जो पॉइंट होते हैं ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के पॉइंट होते हैं इन द ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो ये वैल्यू 3 के आसपास है और ये 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज है। पूछा था मैक्सिमम किसकी है, हाइयर, तो मैक्सिमम वाली ये है जो कि 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज के बराबर है। दूसरा क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल विच हैज ग्रेटर वैल्यू, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका वर्क फंक्शन बताओ। तो वर्क फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो फाई नॉट डब्ल्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी एच न्यू नॉट। तो एच हमको पता है, न्यू नॉट यहां से पता है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 और 6 इंटू 10 की पावर 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी 39.6 इंटू 10 की पावर माइनस 20 जूल। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर चेंज करना है तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दीजिए और ये वैल्यू आपको मिलेगी करीब करीब 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वर्क फंक्शन हो गया। अब तीसरा पार्ट, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तीसरा पार्ट, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस वन। 8 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज की लाइट डाले हो फॉर दिस, इस हायर वाले के लिए डालो। तो आप इस जिसका वर्क फंक्शन ये है, ये वर्क फंक्शन है, उस पे आप इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहे हैं 8 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज की, कितना के मैक्स मिलेगा। तो आपको पता है कि के मैक्स की वैल्यू होती है एच न्यू माइनस न्यू नॉट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रख दी 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 और न्यू हो गया इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी 18 इंटू 10 की पावर 14 माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10 की पावर 14। ये अब इसको कैलकुलेट कर लिया जाए तो यहां देखिए कॉमन ले 8 में से 6 गए 2 आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई 6.6 का डबल कर दीजिए 13.2 इंटू 10 की पावर माइनस 20 जूल। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए और ये वैल्यू आ गई 0.825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 0.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये पूरा सवाल जो बोर्ड में आया था ये भी आप बढ़िया कर पाए, इसको भी आप नोट कर लीजिए बेटा, यहां मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे। अच्छा, अब ये कहानी यहां पर आगे बढ़ती है। अब ये डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन प्रूव हो गया। कैसे प्रूव हो गया? क्योंकि जो रेडिएशन था, जो एनर्जी थी, वो एनर्जी का वेव पोर्शन प्रूव हो रहा था वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन से। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन वो घटनाएं हैं जो एनर्जी को, लाइट को प्रूव करती हैं कि वेव नेचर है। और यहां पर आपने देखा कि वेव नेचर मानकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप प्रूव ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये यहां पर पार्टिकल नेचर मानना पड़ा। तो वेव नेचर के लिए इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन भी था जो अब आपके कोर्स में नहीं है, और पार्टिकल नेचर के लिए जो कोर्स में है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक होता है कॉम्पटन इफेक्ट। तो दोनों डुअल नेचर हो गए, यानी एनर्जी के पास वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों हो गए। तो ये डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो ये डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन वाली बात कंप्लीट हो गई। जो चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ये कंप्लीट हो गया। एंड मैटर, तो मैटर वाली
चक्कर में अब आते हैं हम लोग। अब देखिए, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन प्रूव हो गया कि रेडिएशन हैज डुअल नेचर, वेव एंड पार्टिकल है इसके पास। और व्हाई नॉट, अब बात ये उठी कि अगर रेडिएशन के पास डुअल नेचर है तो फिर मैटर के पास, पार्टिकल के पास, मतलब मैटर के पास डुअल नेचर क्यों नहीं है? तो एक साइंटिस्ट थे, ये ब्रॉगली लिखते हैं, पढ़ते ब्रॉय हैं, तो डिब्रॉय ने कहा कि भैया नेचर को सिमेट्री पसंद है। अगर ए से बी कोई चीज बनती है तो नेचर बी से ए भी अलाउ करता है बनने के लिए। उस सेंस के लिए आपको पार्टिकल से वेव नेचर और वेव नेचर से पार्टिकल नेचर होना चाहिए। ये दोनों बातें यहां पर आपकी दिखनी चाहिए। अब इसको लेकर उन्होंने कहा ऐसा होना ही चाहिए, पक्का है। तो आइए देखते हैं कि किस बात को लेके वो डिब्रॉय साहब आर्ग्यूड करके कि ये पक्का होना चाहिए। तो डिब्रॉय ने कहा कि जब भी पार्टिकल मोशन में होगा तो वो वेव लाइक प्रॉपर्टी भी उसको शो करनी होगी, यानी उसमें वेव नेचर भी होगा। और इनकी रीजनिंग दो चीजों पर बेस्ड थी। पहली चीज क्या थी कि आइंस्टाइन की इक्वेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर, यानी पूरा ये जो यूनिवर्स है आज तक हम यही मान पाए हैं कि या तो ये एनर्जी से बना है या ये मास से बना है। और एनर्जी का मास में नेचर है, डुअल नेचर हम प्रूव कर चुके हैं अभी कि डुअल नेचर होता है रेडिएशन का। तो जब एनर्जी मास में चेंज हो सकती है तो मास एनर्जी में क्यों नहीं चेंज हो सकता? तो इन्होंने कहा ई इज एनर्जी और मास से बड़ा यूनिवर्स है, और एनर्जी का डायरेक्ट लिंकेज मास से हमने देखा, तो मास का एनर्जी से क्यों नहीं है? होगा ही। क्यों? क्योंकि नेचर को सिमेट्री पसंद है। तो जब ई से एम बन सकता है तो एम से ई बन सकता है। और इन्होंने थ्योरेटिकली ये आर्ग्यू कर गए, उन्होंने प्रूव नहीं किया था, कुछ प्रूव तो बाद में हुआ। तो डिब्रॉय ने कहा ऐसा होना ही होगा, और उसको लेके उन्होंने क्या किया, अपनी एक डिब्रॉय वेव इक्वेशन दे दी। वो वेव इक्वेशन क्या है उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। तो लिखा कंसीडरिंग फोटोन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी न्यू होती है उसके बराबर अगर मान के चलें तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो गई, E इज इक्वल टू एच न्यू। बढ़िया। आइंस्टाइन की मास एनर्जी रिलेशन में था E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अब ये देखिए एनर्जी दोनों जगह सेम है, तो E की जगह एच न्यू पुट कर दो, ये हमने एच न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अब इस न्यू को लिख सकते हो C अपॉन लेमडा, क्योंकि C इज इक्वल टू न्यू लेमडा होता ही होता है, C इज इक्वल टू न्यू लेमडा या न्यू इज इक्वल टू C बाई लेमडा। तो यहां पर SC अपॉन लेमडा इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अब यहां पर इस C से ये स्क्वायर कट गया, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, H अपॉन mc। mc क्या है, मास एंड स्पीड ऑफ लाइट, तो ये मोमेंटम हो गया, लीनियर मोमेंटम। यानी उन्होंने कहा कि डिब्रॉय जो वेवलेंथ होगी उनके नाम पे जो पड़ी उसकी वैल्यू होगी H अपॉन लीनियर मोमेंटम। तो H अपॉन P इज द डिब्रॉय वेवलेंथ, जिसे मैटर वेव भी बोलते हैं। तो दिस इज द डिब्रॉय वेवलेंथ। अगर पूछा जाए तो ये 3-4 लाइन लिख के आप इसको डेराइव कर सकते हैं। और ये जो इक्वेशन है ये लिखा है, ये अपने आप में डुअल नेचर शो कर रहा है। ये जो लैम्डा होता है ये प्रॉपर्टी होती है वेव नेचर की, वेव की ही तो लैम्डा होती है। और जो मोमेंटम होता है ये तो पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है, मास जिसमें हो। तो ये खुद ही डुअल नेचर शो कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड बता रहा है वेव नेचर लैम्डा, और राइट हैंड साइड जिक्र कर रहा है मास नेचर का। तो ये कहानी डुअल नेचर की तरफ जाती है। और इस वेव लेंथ को या वेव को डिब्रॉय वेव बोला गया, डिब्रॉय वेवलेंथ कह लीजिए, या मैटर बेस्ड बोला गया। तो इस लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P, यानी कोई भी पार्टिकल जब मोशन में होगा तो वो मैटर वेव्स या डिब्रॉय वेव शो करेगा, और उसकी वेवलेंथ होगी लैम्डा अपॉन P के बराबर। बढ़िया। अब ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है, तो मैंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है नया, कि भाई अगर एक बॉल ले लूं या एक पेन है, ये जब चलता है तो ये क्यों नहीं शो करता वेव नेचर? अच्छा, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर किसी भी बॉडी का मास या वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा तो लैम्डा बहुत छोटी हो जाएगी। इतनी छोटा लैम्डा हो सकती है जिसे हम नाप ही ना पाए, मेजरमेंट ही ना कर पाए। यही घटना घटती है बड़े मास वाली चीजों में। जैसे कि एक बॉल ले लीजिए आप, तो बॉल का मान लीजिए मास ले लिया 0.12 किलोग्राम, 120 किलोग्राम, 100 ग्राम की बॉल ले ली 120 किलोग्राम की, और उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, अच्छी खासी स्पीड है। अब हम निकालते हैं इसके लिए लैम्डा कितना है, तो P निकाला लीनियर मोमेंटम, क्योंकि यहां लीनियर मोमेंटम चाहिए था।
m इंटू वी 0.12 इंटू 20 तो 2.40, ये हो गया लीनियर मोमेंटम। उसके बाद h अपॉन पी निकाला तो h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट और ये लीनियर मोमेंटम 2.40 और ये वैल्यू आ गई 2.76 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। अब ये जो वेवलेंथ है ये इतनी ज्यादा छोटी है कि हमारे पास कोई टूल ही नहीं है, बियॉन्ड मेजरमेंट, हम नाप ही नहीं पाएंगे इसको। तो दिस वेवलेंथ इज सो स्मॉल इट इज बियॉन्ड एनी मेजरमेंट। इसलिए जब कोई ज्यादा मास वाली चीज मूव करती है तो उसका वेव नेचर शो नहीं होता, हमें पता ही नहीं चलता। जबकि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन वगैरह, वो काफी उनका मास कम होता है, इस वजह से उनका वेव नेचर डोमिनेंट हो जाता है, यानी क्लियरली हम देख पाते हैं। और इसी वेव नेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाए गए हैं। आप गूगल पे सर्च करिएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और अपने सर के बाल का फोटो देखिएगा, वायरस बैक्टीरिया कभी दिखेगा तो हाथी जैसे लगेंगे। इतना मैग्निफिकेशन पावर होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ये इसी की मदद से बना है, यानी ये चीज प्रूव हो गई और इसका इस्तेमाल होने लगा अब। ये कमाल की बात है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कैसी फोटो बनती हैं वो जरूर दिखेगा, चौंक जाएंगे देख के। जब पहली बार हमने भी देखी थी तो दिमाग के घोड़े खुल गए थे, आपके भी घोड़े खुल जाएंगे। अब डुअल नेचर मैटर में डिब्रॉय, अब यहां पर कुछ बातें मैटर वेव्स को लेके कि लैम्डा जो है वेवलेंथ ऑफ द डिब्रॉय वेवलेंथ वो लीनियर मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और लीनियर मोमेंटम ज्यादा तो लैम्डा आपका छोटा रहेगा। अगर v0 है, क्योंकि यहां पर लैम्डा आ रहा था h अपॉन mv, अगर हम v को 0 कर देते हैं तो लैम्डा इंफिनिटी हो जाएगा। यानी अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो वेव नेचर नहीं शो करेगी, बॉडी का चलना जरूरी है। तीसरी बात, टू बी एसोसिएटेड विद ए डिब्रॉय वेव ए पार्टिकल नीड नॉट हैव ए चार्ज। पार्टिकल को मैटर वेव से एसोसिएट होने के लिए चार्ज पार्टिकल होने की जरूरत नहीं है। किसी बॉडी पर चार्ज हो या ना हो, मैटर वेव्स की कहानी अलग है। तो मैटर वेव्स इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एक्सीलरेटेड चार्ज होना जरूरी होता है, मैटर वेव के लिए चार्ज हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैटर वेव्स की। फिर तो ये मैंने चौथी बताई दी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एक्सीलरेटेड चार्ज आपको चाहिए होता है। अब एक सवाल है मैटर वेव्स के ऊपर, उसको भी कर लेते हैं। लिखा है व्हाट इज द डिब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद, जो डिब्रॉय वेवलेंथ कितनी एसोसिएटेड है, पहला, एंड इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ए स्पीड ऑफ दिस वन 5.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से चल रहा है, मैटर वेव की वैल्यू क्या है? तो वेवलेंथ होती है लैम्डा h अपॉन पी, यानी h अपॉन mv। अब यहां वैल्यू रख देते हैं। फॉर इलेक्ट्रॉन ये प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, और v हो गया 5.4 इंटू 10⁻⁶। अब इसको आपने कैलकुलेट किया तो 0.135 नैनोमीटर ये वैल्यू आ गई, और ये बड़े आसानी से आप नाप सकते हैं। नैनोमीटर वैल्यू हो गई, ये आप नपाई हो जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हो गई। अब वहीं पे दूसरी बात है, बॉल जिसका 150 ग्राम की बॉल है और 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, इसके लिए लैम्डा h अपॉन mv निकालो। तो प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया 6.63 10⁻⁻34, मास हो गया 0.150 किलोग्राम इंटू 30। अब आप सॉल्व किए तो 1.47 इंटू 10⁻⁻34। अब इस वैल्यू को हम नाप ही नहीं पाते, तो इसकी वेवलेंथ है तो जरूर इतनी मैथमेटिकली, लेकिन हमारे लिए कोई माने नहीं रखती, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कम है, नाप तक नहीं पाते। इस तरह पूरा चैप्टर मैंने आपको क्लोज कर दिया है, हर चीज पढ़ा दी स्मूथ तरीके से। जाने से पहले याद दिलाऊंगा कि आपके प्रॉब्लम का सलूशन है ये, आपको 10 साल के वीडियोस, PYQs और एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक्सरसाइज के वीडियो सॉल्यूशंस और डेरिवेशन 130 जो 12th में हैं, वो सारे मैंने वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके खुद आपको यहां प्रोवाइड किया है। आपको भटकना नहीं पड़ेगा और सिंपल इजी एक्सप्लेनेशन में आप समझ जाएंगे। ये सवाल तो आपको लगाना ही है, PYQ लगाओगे ही, डेरिवेशन लगाओगे ही, एनसीईआरटी लगाओगे ही। तो यहां पर ऑल इन वन कोर्स एक ही
सॉल्यूशन एक जगह आपको मिल जाता है जो आपको 95-97% लाने में मदद करता है। तो आप ऑल इन वन कोर्स ले सकते हैं और पीवाईक्यू, डेरिवेशन और एनसीईआरटी को मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। कई बच्चे होते हैं जो ये कहते हैं कि मेरी पढ़ाई अब तक ऐसी नहीं है, तो मुझे तो अभी पढ़ना शुरू किया है या 5-10% ही पढ़ा है, तो मैं सवाल कैसे लगाऊं? तो उनके लिए द्रोणा कोर्स हो जाता है। यहां पर आप देखें, इसके अंदर ऑल इन वन इंक्लूडेड है। अब अगर आप इस कोर्स में द्रोणा में जाते हैं तो ऑल इन वन तो मिल ही जाएगा, उसके अलावा लाइव क्लासेस हैं और एमसीक्यू कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है, एमसीक्यू असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी, वो भी सारी मिल जाती है। रिवीजन नोट्स हैंड रिटन मिल जाते हैं, फॉर्मूला शीट मिल जाती है, असाइनमेंट मिल जाता है, यानी सब कुछ मिल जाता है जो आपकी पढ़ाई के लिए, माइंड मैप मिल जाता है, पढ़ाई के लिए जरूरी है। तो द्रोणा आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप इसके साथ पढ़ाई कीजिए और एश्योर करिए मेहनत करके कि 95, 97 और ईश्वर ने साथ दिया तो 100 में 100 लाइए। तो ये आप ज्वाइन करिए और मुझसे द्रोणा की क्लास में मिलिए। जो बच्चे द्रोणा कोर्स लेना चाहते हैं, इनरोल होना चाहते हैं, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां आपको द्रोणा दिखाई पड़ेगा। द्रोणा लेकर ज्वाइन करके आप मेरे साथ क्लासेस ले सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वन शॉट काफी ज्यादा इजी रहा होगा। मेरी कोशिश है आसान भाषा में रहे। पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं द्रोणा की क्लास में। ऑल द बेस्ट बेटा।